हेलो फ्रेंड्स। लीजिए फिर से स्टार्ट करते हैं हम नई वीडियो पर, जो कि है बेस्ड ऑन आईआरडी सर्टिफिकेशन मॉक टेस्ट सीरीज फॉर एसपी सर्टिफिकेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ ए मार्केटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, कलेक्टिंग प्रीमियम फॉर द कस्टमर, रिस्क सिलेक्शन एंड रिस्क प्राइसिंग, सेलिंग वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो देखिए, जो अंडर राइटिंग है, जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं हम टू असेस द रिस्क, और फिर रिस्क के बेसिस पे उसकी प्राइसिंग करना। तो जो अंडर राइटर है, आपने सुना होगा जब भी कोई प्रपोजल फॉर्म है, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई करता है, तो सबसे पहले वो प्रपोजल फॉर जो फॉर्म जाता है वो अंडर राइटर के पास ही जाता है, जो कि बेस्ड ऑन द रिस्क, जो प्रपोजल फॉर्म में पूरी हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन, क्लाइंट्स की डिटेल, फिजिकल डिटेल्स, डेमोग्राफिक डिटेल्स जो लिखी होती हैं, उसके बेसिस पे रिस्क को सिलेक्शन करते हैं, रिस्क को असेस करते हैं, और फिर उसके बेसिस के ऊपर प्रीमियम की प्राइसिंग करते हैं। उसी प्रोसेस को अंडर राइटिंग बोलते हैं। तो देखिए, इसमें अंडर राइटिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन टेक्स एन फाइनेंशियल रिस्क फॉर ए फी। तो फाइनेंशियल रिस्क लेता है और जो प्रीमियम होता है उसको फी बोलते हैं। तो अंडर राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अ रिस्क सिलेक्शन और रिस्क असेसमेंट एंड देन डिसाइडिंग ऑन द प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इन अंडर राइटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाई। देखिए, प्रिंसिपल जो अटमोस्ट गुड फेथ है, उसका मतलब क्या है कि जो जो जिसके नाम पर इंश्योरेंस हो रहा है, वो अपने पूरे फैक्ट्स, अपने पूरे मेडिकल कंडीशंस, अपने पूरे फैक्ट्स क्लियर करेगा, पूरे जेन्युइनली बताएगा। और जो इंश्योरर है, जो उसकी इंश्योरेंस करेगा, वो अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी कोई डेथ होती है, तो उसको टाइम पर पेमेंट करेगा। अब ये द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय इंश्योरर, इंश्योर्ड, बोथ द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड एंड द मेडिकल एग्जामिनर्स। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है हमारे पास सी, जो कि करेक्ट है। इंश्योरर एंड इंश्योर्ड दोनों को फॉलो करना पड़ेगा अटमोस्ट गुड फेथ, क्योंकि देखिए, अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है इज द नेम ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन विच गवर्न्स इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दिस मीन्स ऑल द पार्टीज टू एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कौन पार्टीज होती है? इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। दे कॉन्ट्रैक्ट मस्ट डील इन गुड फेथ, मेकिंग ए फुल डिक्लेरेशन ऑफ ऑल द मटेरियल फैक्ट्स इन द इंश्योरेंस प्रपोजल। Hence answer is C, both insurer and insured. Insurable interest refers to option A, financial interest of the person in the asset to be insured, the asset which is already insured. Each insurer shares the loss when more than one company covers the same loss, amount of loss that can be recovered from the insurer. देखिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब हुआ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन इन द असेट टू बी इंश्योर्ड। एक इस तरह के एसेट्स का या पर्सन का फाइनेंशियल इंश्योरेंस करना, जिसके अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, उसी को हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोलते हैं। हमारा आंसर हुआ ए, फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन इन द असेट टू बी इंश्योर्ड। उस असेट्स में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना एक पर्सन का, उसी को हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोलते हैं। Which of the following statement about medical underwriting is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट मेडिकल अंडरराइटिंग के लिए इनकरेक्ट है? इट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट इन कलेक्टिंग एंड एक्सेसिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, दिस इज रॉन्ग। करंट हेल्थ स्टेटस एंड एज आर द की फैक्टर्स इन मेडिकल अंडरराइटिंग फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। तो देखिए, जो हमारे पास पहला जो ऑप्शन था, ये करेक्ट ही था, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट इन कलेक्टिंग एंड एक्सेसिंग मेडिकल रिपोर्ट्स। तो कॉस्ट तो इसमें इन्वॉल्व होती है। करंट हेल्थ स्टेटस एंड एज आर द की फैक्टर्स इन मेडिकल अंडरराइटिंग, ये भी ठीक है, क्योंकि करंट हेल्थ स्टेटस और एज बहुत बड़े फैक्टर्स हैं इन मेडिकल अंडरराइटिंग। proposers have to undergo medical and pathological investigation to assess their risk, health and risk profile, ये भी करेक्ट है। परसेंटेज असेसमेंट इज मेड ऑन ईच कंपोनेंट ऑफ द रिस्क, ये इनकरेक्ट है। परसेंटेज असेसमेंट नहीं होता, इसके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक स्केल के ऊपर ईच कंपोनेंट जो रिस्क होता है, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल स्केल पे डिफाइन किया जाता है और फिर असेस किया जाता है ऑन रिस्क बेसिस। In group health insurance, any of the individual constituting the group could anti-select the insurer. ये गलत है। देखिए, हम सीधा इस पे आ जाते हैं, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जिसमें इंडिविजुअल है वो एंटी सेलेक्ट नहीं कर सकता। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज ओनली टू द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप्स, ये भी फॉल्स है, बिकॉज ये जो एम्प्लॉयर है ग्रुप हेल्थ में एम्प्लॉयज़ के लिए भी ले सकते हैं, उनकी फैमिली के लिए भी ले सकते हैं। इसलिए इसका आंसर है डी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द मॉर्बिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। मॉर्बिडिटी का मतलब ये हुआ कि हेल्थ कंडीशंस का, कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसकी मॉर्बिडिटी जो है वो अफेक्ट नहीं कर सकता इंडिविजुअल की। जेंडर कर सकता है मॉर्बिडिटी को, स्पाउस जॉब मॉर्बिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल उसकी हेल्थ कंडीशन को अफेक्ट नहीं कर सकती। हैबिट्स उसकी कर सकती है, रेजिडेंस लोकेशन कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी द इंश्योर्ड इज पेड फॉर। देखिए इंश्योर्ड को किस चीज के लिए पेमेंट की जाती है? द एक्चुअल लॉसेस टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड। दिस इज करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी का जो इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि किसी ने मान लीजिए अपने घर का इंश्योरेंस कराया और मान लीजिए उसके घर का जो एक्चुअल जो प्राइस है या जो है वो 1 करोड़ रुपए है और उसने उसका सम एश्योर्ड लिया है, मान लीजिए उसने 70 लाख लिया है और फिर उसके बाद उसके घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है या घर डैमेज हो जाता है, तो जो उसको जो सम एश्योर्ड मिलता है, घर की कीमत तो उसकी 1 करोड़ रुपए है, बट उसने जो कवर लिया है, सम एश्योर्ड लिया, वो 70 लाख लिया है। तो देखिए इसमें करेक्ट कौन सा होगा? द एक्चुअल लॉसेस टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड। तो उसको जो पेमेंट मिलेगी, उसको जो इंडेमनिटी दिया हुआ है कंपनी ने कि आपका ये हाउस अगर डैमेज होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो हम पेमेंट करेंगे, वो या तो एक्चुअल लॉसेस या फिर सम एश्योर्ड, विच एवर इज मिनिमम, दोनों में से उसको मिलेगा। हमारे लिए इसका आंसर हो गया 1, एक्चुअल लॉसेस टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड। ऑप्शन बी देख लेते हैं, सम इंश्योर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट एक्चुअली स्पेंट। दिस इज रॉन्ग। द फिक्स्ड अमाउंट एग्रीड बिटवीन बोथ द पार्टीज, ये भी गलत है। द एक्चुअल लॉसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द सम एश्योर्ड, ये भी गलत है। जो भी दोनों में से कम होगा वही मिलेगा। द फर्स्ट एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन एप्लीकेंट फॉर द अंडरराइटर इज हिज। तो देखिए अंडरराइटर के पास सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो प्रपोजल फॉर्म पे आती है वही उसके पास प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है टू असेस हिज रिस्क। तो अब इसमें हम देखें ऑप्शंस हमारे पास एज प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स और प्रपोजल फॉर्म। तो जो प्रपोजल फॉर्म पे क्लाइंट ने पूरी डिटेल दी हुई होती है, अपनी डेमोग्राफिक, अपनी फैमिली डिटेल, हेरिडिटी डिटेल, मेडिकल कंडीशन, वही उस एक अंडरराइटर के पास सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है टू डिसाइड अबाउट हिज रिस्क। द अंडरराइटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड व्हेन। ऑप्शन ए, all the critical information related to health and personal details of the proposer are collected through proposal form। नहीं, देखिए ये कलेक्ट करने से प्रोसेस अंडरराइटिंग कंप्लीट नहीं होती। ऑल द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट ऑफ द प्रपोजर आर कंप्लीटेड, दिस इज आल्सो रॉन्ग। द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन इज केयरफुली असेस्ड एंड क्लासिफाइड इनटू अप्रोप्रिएट रिस्क कैटेगरीज। तो देखिए जो भी प्रपोजल फॉर्म पर पूरी इंफॉर्मेशन होती है और उसको रिसीव किया जाता है, उसको असेस किया जाता है, फिर उसको क्लासीफाई किया जाता है और बेसिस रिस्क कैटेगरीज उसका प्रीमियम डिसाइड किया जाता है, तब वो प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ माना जाता है। इसलिए अंडरराइटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड व्हेन द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन इज केयरफुली असेस्ड एंड क्लासिफाइड इनटू अप्रोप्रिएट रिस्क कैटेगरीज। आफ्टर दैट अंडरराइटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। फोर्थ ऑप्शन, द पॉलिसी इज इश्यूड टू द प्रपोजर आफ्टर रिस्क सिलेक्शन प्राइसिंग, दिस इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड इज इनकरेक्ट। तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। देखिए न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड क्या होता है कि जितने भी रिस्क पैरामीटर होते हैं उनको एक न्यूमेरिकल रेटिंग पे एक नंबर दे दिया जाता है और फिर सभी नंबर्स को सम अप कर लिया जाता है और फिर फाइनल रिस्क को असेस किया जाता है कि कितना एवरेज रिस्क आ रहा है। अब इसमें ऑप्शन देखिए, न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड प्रोवाइड्स ग्रेटर स्पीड इन हैंडलिंग ऑफ ए लार्ज बिजनेस विद द हेल्प ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल, दिस इज करेक्ट। Analysis of difficult or doubtful cases is not possible on the basis of numerical points without medical referees or expert, ये इनकरेक्ट है। देखिए क्योंकि डिफिकल्ट और डाउटफुल केसेस है वो भी न्यूमेरिकल रेटिंग से आप एसेस कर सकते हो, तो हेंस आंसर इज बी, दिस इज इनकरेक्ट, दैट एनालिसिस ऑफ डिफिकल्ट और डाउटफुल केसेस इज नॉट पॉसिबल। थर्ड ऑप्शन, दिस मेथड कैन बी यूज्ड बाय द पर्सन विदाउट एनी स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड साइंस। Fourth, it ensures consistency between the decision of different underwriter. Who among the following is not a stakeholder in insurance claim process? देखिए इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस में कौन होगा? एक इंश्योरेंस कंपनी होगी और एक इंश्योर्ड होगा। अब इसके अंदर हमारे पास अगर ऑप्शन देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी शेयर होल्डर्स, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, रेगुलेटर एंड टीपीए। तो जो रेगुलेटर है वो इसमें कोई भी स्टेक होल्डर नहीं होगा इन इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस। Which of the following document is maintained at hospital detailing all the treatment done to an inpatient? तो देखिए इसमें है कि जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है और कस्टमर एडमिट होता है तो उस समय एक पेपर बनाते हैं पूरा, उस पेपर को क्या बोलते हैं? उस पेपर को ऑप्शन है इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट, सेटलमेंट शीट, केस पेपर, हॉस्पिटलाइजेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
तो जो भी क्लाइंट का, जो भी पेशेंट की पूरी डिटेलिंग होती है ट्रीटमेंट की, उस पेपर को बोलते हैं केस पेपर। हेंस हमारा आंसर है यहाँ पर सी, दैट आंसर इज सी, केस पेपर। The amount of provisions made for all claims in the book of insurer based on the status of the claim is known as। देखिए दोबारा से हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोविजंस मेड फॉर ऑल द क्लेम्स इन द बुक ऑफ इंश्योरर बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ द क्लेम। जो स्टेटस, क्लेम्स के स्टेटस हैं उसके बेसिस के ऊपर जो अमाउंट की प्रोविजनिंग की जाती है बेसिस ऑल द क्लेम्स इन द बुक्स, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्विंग। उस अमाउंट को रिजर्व करना इज कॉल्ड रिजर्विंग। Which of the following documents are not required to be submitted for permanent disability claim? अगर permanent disability claim आता है तो which documents are not required to be submitted? तो देखिए ऑप्शन ए, duly completed personal accidental claim form signed by the claimant, ये रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि इसमें हमसे पूछा है विच डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो एक कंप्लीट पर्सनल एक्सीडेंटल क्लेम फॉर्म जो क्लेमेंट होगा वो साइन करके देगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ फर्स्ट एफआईआर की कॉपी वो भी मैंडेटरी होगी। परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम ए सिविल सर्जन और एनी इक्विवेलेंट कॉम्पिटेंट डॉक्टर सर्टिफाइंग द डिसेबिलिटी ऑफ इंश्योर्ड, ये भी मैंडेटरी होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द ट्रीटिंग डॉक्टर सर्टिफाइंग दैट इंश्योर्ड इज फिट टू परफॉर्म हिज नॉर्मल ड्यूटीज। तो देखिए जब टोटल डिसेबिलिटी क्लेम हो गया तो दैट पर्सन मे नॉट बी इवन एबल टू परफॉर्म हिज नॉर्मल ड्यूटीज, दैट्स व्हाई इज undergone to total disability claim. Hence answer 4 is incorrect document, which is incorrect statement, which is the answer for our this question. Dash are paid upfront by the assistance company and later claimed from इंश्योरेंस कंपनीज। तो देखिए बेल बॉन्ड केसेस ऐसे होते हैं जो कि एक असिस्टेंस कंपनी को पेमेंट कर दी जाती है और बाद में फिर उनको क्लेम किया जाता है फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। हमारे पास इसका ऑप्शन है बेल बॉन्ड केसेस, पर्सनल एक्सीडेंटल क्लेम्स, ओवरसीज ट्रेवल इंश्योरेंस क्लेम्स और अनटेनेबल क्लेम्स। तो जो बेल बॉन्ड केसेस होते हैं वहां पर एक असिस्टेंस कंपनी पेमेंट करती है और बाद में वो क्लेम किए जाते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी। Who among the following is considered as primary stakeholder in insurance claim process? इंश्योरेंस जो क्लेम प्रोसेस है उसमें प्राइमरी स्टेक होल्डर कौन हुए? कस्टमर, ओनर, अंडरराइटर, इंश्योरेंस एजेंट और ब्रोकर। तो देखिए जो प्राइमरी स्टेक होल्डर हुए वो कस्टमर ही हुए, बिकॉज सभी कंपनीज बेसिस ही उसी के ऊपर ही है, कस्टमर प्राइमरी है, तो इसलिए प्राइमरी स्टेक होल्डर कस्टमर हुए उसमें। गिरीश सक्सेना इंश्योरेंस क्लेम वाज डिनाइड बाय इंश्योरेंस कंपनी। In case of a denial, what is the option available to Girish Saxena apart from the representation to the insurer? गिरीश सक्सेना के पास एक क्लेम है जो कि कंपनी ने डिनाई कर दिया, तो अभी गिरीश सक्सेना जी क्या कर सकते हैं? एक तो उसी केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपनी के पास, और अगर वो कंपनी फिर भी सेटल नहीं करती है और उनको कोई डिस्प्यूट है तो वो किसको अप्रोच कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, टू अप्रोच गवर्नमेंट, दिस इज रॉन्ग, ही कांट अप्रोच टू द गवर्नमेंट। टू अप्रोच लीगल अथॉरिटीज, यस ही कैन अप्रोच टू लीगल अथॉरिटीज, जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, that through IGMS he can go to IRDA and these are the legal authorities to settle any kind of disputes in between clients and insurance company. Third, to approach insurance and agent, this is also wrong. Nothing could be done in case of denial, this is also wrong because customer can always approach to legal authorities. During investigation of a health insurance claim presented by Rajiv Mahto, एक क्लाइंट है राजीव महतो, इंश्योरेंस कंपनी को ये पता लगता है कि instead of Rajiv Mahto, his brother Rajesh Mahto had been admitted to the hospital for the treatment. The policy of Rajiv Mahto is not a family floater plan. अब उसके अंदर एडमिट हुआ है राजेश महतो और उसके नाम पर कोई पॉलिसी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? इस तरह के फ्रॉड्स को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इम्पर्सोनेशन फ्रॉड्स। इसका मतलब एक पर्सन के बिहाफ पे दूसरे पर्सन को इम्पर्सोनेट करना, उसको बोलते हैं इम्पर्सोनेशन फ्रॉड। हेंस आंसर इज ए, इम्पर्सोनेशन। भी देख सकते हैं हम, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स तो बनाए नहीं तो उसके लिए ये गलत है। एक्सजरेशन ऑफ एक्सपेंसेस, तो इसमें एक्सपेंसेस को एक्सजरेट नहीं किया गया तो ये भी गलत है। आउट पेशेंट ट्रीटमेंट कन्वर्टेड टू इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, ये भी केस नहीं है, तो हेंस आंसर इज इम्पर्सोनेशन। एक क्लाइंट और एक पर्सन के बिहाफ पे दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करना इज इम्पर्सोनेशन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज? देखिए इसके ऑप्शन है हमारे पास, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज सच दैट ही और शी कैन बी रिमूव टू द हॉस्पिटल नर्सिंग होम बट प्रेफर नॉट टू। द पेशेंट कैन नॉट बी रिमूव टू हॉस्पिटल और नर्सिंग होम फॉर द लैक ऑफ अकोमोडेशन हियर इन। द ट्रीटमेंट कैन बी कैरिड आउट ओनली इन हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज एक्सीडिंग 24 आवर्स। तो इसका आंसर बी है, पेशेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड टू हॉस्पिटल और नर्सिंग होम फॉर द लैक ऑफ अकोमोडेशन हियर इन।
विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स कैप्चर्स द प्रोसीजर परफॉर्म्ड टू ट्रीट द इलनेस। तो देखिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं इलनेस को ट्रीट करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, आईसीडी, डीसीआई, सीपीटी, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी, पीसीटी। तो इसका आंसर है हमारे पास सी, सीपीटी। सीपीटी का करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी is a standard vocabulary for surgical process, minor process or procedure that physician perform in his office, radiology test or a small number of laboratory tests, approximately 1000, whereas hospital use ICD-9 CM for billing, physician use PCT, CPT to bill for their services. Dash relates to insurance inaccurate settlements which are made without any fraud intention. Misrepresentation, contribution, offer or representation. देखिए मिसरिप्रेजेंटेशन रिलेट्स टू इंश्योरेंस स्टेटमेंट विच आर मेड विदाउट एनी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। मिसरिप्रेजेंटेशन की गलती से कोई डाटा गलत हो गया, किसी चीज को रिप्रेजेंट गलती से कर दिया, उसको हम फ्रॉड नहीं कहते, उसको हम बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। डैश इन्वॉल्व्स प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स। देखिए कोर्स इसके हमारे पास है कि किस तरह के डैश इन्वॉल्व्स प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोयर्सन्स, मिस्टेक्स। Coercions, the practice of persuading someone to do something by using force or threats is called coercions. The concept of insurance involves transfer of risk. तो देखिए हमारे पास concept of insurance involves a transfer of option A liability, need, ownership of risk. इसका आंसर है risk, because जो concept of insurance का क्या मतलब है, जैसे एक client ने इंश्योरेंस लिया तो उसने अपनी फाइनेंशियल रिस्क जो है एक इंश्योरेंस कंपनी पर डाल दिया, तो इसका मतलब हो गया concept of transfer of risk. Mohan recently bought a health insurance policy and personal accident policy. What main section of the insurance markets do these products normally fall into? तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज बोथ कम्स अंडर इनटू नॉन लाइफ इंश्योरेंस इन बोथ द केसेस। ऑप्शन देख लीजिए इसमें, लाइफ इंश्योरेंस इन बोथ द केसेस तो नहीं, मेडिकल जो इंश्योरेंस है वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, एक्सीडेंटल है वो भी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस फॉर हेल्थ, नॉन लाइफ इंश्योरेंस for personal accidental, this is also wrong. Non life insurance in both the cases. तो इसलिए जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती है वही पर्सनल एक्सीडेंटल कंपनीज इंश्योरेंस भी करती हैं, तो इसको हम बोलते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होती है वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस ही होती है इन बोथ द केसेस। हेंस आंसर सी इज करेक्ट। तो दोस्तों आज तक की वीडियो के लिए इस सीरीज में यहीं तक। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। प्लीज़ कीप ऑन सब्सक्राइबिंग और आइकन बेल को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दबाना। And thank you again for watching these videos. Please keep on referring to your friends, families and colleagues and get certifications soon for IRDA so that you can do your life insurance business either for yourself or for your company or anything. Again, thank you very much.